हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेलुलर कंपोनेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्नेट और एडाप्टिव इम्यूनिटी की। डिफरेंशियल वे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है। इन्नेट इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी जो बाई बर्थ हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है ये। जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में इंटर होता है तो इमीडिएट रिस्पांस कौन देता है? इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी बेसिकली इमीडिएट रिस्पांस देता है, इसको टाइम नहीं लगता रिस्पांस देने में। वहीं अगर हम एडॉप्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो एडॉप्टिव इम्यूनिटी कब डेवलप होता है? जब हमारी बॉडी में एंटीजन का एक्सपोजर होता है। बिना एक्सपोजर के ये डेवलप नहीं होता। लेकिन इन्नेट इम्यूनिटी एक ऐसी है जो बाई बर्थ प्रेजेंट होती है, बिना एंटीजन के हमारी बॉडी में इम्यूनिटी होती है। लेकिन एडाप्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन बाहर से आता है उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनती है एंटीजन एक्सपोजर के बाद, वो होता है बेसिकली एडाप्टिव इम्यूनिटी। और ये एडाप्टिव इम्यूनिटी स्पेसिफिक होता है, इन्नेट इम्यूनिटी स्पेसिफिक नहीं होता है। अभी आगे हम ये बात करने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। इन्नेट के कौन से कंपोनेंट होते हैं, एडाप्टिव के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। इन्नेट में सबसे पहले हम देखते हैं कि सेलुलर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो सेलुलर कंपोनेंट में आता है न्यूट्रोफिल, माइक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, डेंड्राइटिक सेल, नेचुरल किलर सेल्स। ये बेसिकली सेलुलर कंपोनेंट है किसके? इन्नेट इम्यूनिटी के। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल एपिथेलियल बैरियर की। फिजिकल एपिथेलियल बैरियर में क्या क्या आता है? स्किन। सबसे पहले स्किन हमारा फिजिकल बैरियर की तरह काम करेगा। म्यूकस फिजिकल बैरियर की तरह काम करेगा। हमारे स्टमक में जो एसिड होता है HCl, वो भी जो है फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है। तो ये हो गया बेसिकली फिजिकल एपिथेलियल बैरियर के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ प्रोटीन्स होती हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हो गया। कुछ सिक्रेटरी एंजाइम होती है जैसे लाइजोजाइम एंजाइम, ये एंजाइम और साइटोकाइंस, ये बेसिकली सिक्रेटरी एंजाइम्स होती हैं जैसे साइटोकाइन और लाइजोजाइम, ये सिक्रेटरी एंजाइम्स हो गए। ये सारे कंपोनेंट किसके हैं? सारे कंपोनेंट हैं इन्नेट इम्यूनिटी के। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एडाप्टिव इम्यूनिटी के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद एडाप्टिव इम्यूनिटी में T सेल एंड B सेल, ये होते हैं कंपोनेंट, सेलुलर कंपोनेंट्स। उसके बाद सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज। सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज में क्या क्या आता है? IgA, IgE, IgM, IgG, IgD। ये बेसिकली एंटीबॉडीज हैं जो सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज होती हैं। ये एंटीबॉडीज बनाता कौन है? बेसिकली IgA, IgE, ये सब बनाता कौन है? ये प्लाज्मा सेल बनाता है। तो प्लाज्मा सेल बनाता है और ये सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज होती हैं। इसी को हम इम्यूनोग्लोबिन्स भी कहते हैं। ये होता है सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के और ये कंपोनेंट्स होते हैं एडाप्टिव इम्यूनिटी के। अब उसके बाद हम बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में, इन्हें काम करने का तरीका कैसा होता है। तो इन्नेट इम्यूनिटी की बात करें तो जर्म लाइन इनकोडेड। जर्म लाइन इनकोडेड क्या होता है? ये बेसिकली बाई बर्थ हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। बाई बर्थ हमारे पेरेंट्स से बेसिकली जो इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म हमारी बॉडी में आया है वही होता है। इसमें कोई चेंज नहीं होता। इनको पहले से पता होता है कि एंटीजन अगर हमारी बॉडी में आएगा तो इसको कैसे अटैक करना है, इसको कैसे किल करना है। इनको बेसिकली बाहर से किसी की एक्सपोजर की ज़रूरत नहीं है, एंटीजन की एक्सपोजर की ज़रूरत नहीं है। इनको पहले से पता है, ये इनहेरिटेड है, बेसिकली ये पेरेंटल है, हमारे पेरेंट्स से आया वो सिस्टम है। इसीलिए इसको कहते हैं जर्म लाइन इनकोड। इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इसमें कोई रिकम्बिनेंट नहीं बनता। ये सेम एज इट इज जो हमारे पेरेंट्स से डिफेंस मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आया है ये वही काम करता है। इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता ये कभी, और ये फिक्स है। बेसिकली जैसे ये काम करता है ये वैसे ही करेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये वो वाला सिस्टम है। ये हमारे पेरेंट्स से आता है, इसका जीन फिक्स होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फिक्स होता है कि ये इसी तरीके से ही काम करेगा। जो हमारे पेरेंट्स से हमारी बॉडी में आया ये चेंज नहीं होता। इसी को बेसिकली हम कहते हैं जर्म लाइन इनकोड। उसके बाद हम बात करते हैं एडाप्टिव इम्यूनिटी में मैकेनिज्म क्या होता है। तो एडाप्टिव इम्यूनिटी बेसिकली रिकम्बिनेंट बनते हैं, जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है। यहाँ पे जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है कब? जब लिम्फोसाइट डेवलप हो रहा होता है। जैसे हमने इसमें देखा इन्नेट इम्यूनिटी में कोई रिकम्बिनेंट नहीं होता, ये फिक्स होता है, बेसिकली हमारी पेरेंट्स से आया हुआ मैकेनिज्म है। तो इनको पता है कि कैसे एंटीजन को किल करना है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली रिकम्बिनेंट होता है। यहाँ एडाप्टिव में पहले क्या होता है कि पहले एंटीजन का एक्सपोजर होता है, फिर ये एंटीजन का एक्सपोजर होता है, फिर एंटीबॉडी बनती है। लेकिन इन्नेट में ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट इमीडिएट एक्शन होता है, लेकिन एडाप्टिव में इमीडिएट एक्शन नहीं होता। यहाँ पे रिकम्बिनेंट बनते हैं कब? जब लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट हो रहा होता है तब। इसीलिए स्पेसिफिक होते हैं। अभी आगे हम लोग बात करेंगे ये रिकम्बिनेंट बनता क्यों। ये रिकम्बिनेंट बनता इसीलिए कि ताकि स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस दिया जा सके। स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस एक बैक्टीरिया के लिए खाली हर बैक्टीरिया के लिए अलग अलग रिस्पांस आता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो कॉमन होता है। इसीलिए बेसिकली यहाँ पे रिकम्बिनेंट्स बनते हैं। अब उसके बाद देखते हैं रिस्पांस टू पैथोजन। रिस्पांस यहाँ पे इन्नेट नॉन स्पेसिफिक होता है, आकर रैपिडली मतलब इमीडिएट, मिनट टू आवर, यहाँ पे टाइम नहीं लगता, यहाँ पे कोई मेमोरी नहीं बनती है। ये हमने पहले पढ़ लिया था कि इन्नेट में बेसिकली नॉन स्पेसिफिक होता है और ये इमीडिएट एक्शन होता है और यहाँ पे कोई मेमोरी नहीं बनती है। लेकिन अगर एडाप्टिव की बात करें तो एडाप्टिव वाला हाईली स्पेसिफिक होता है। हाईली स्पेसिफिक क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे रिकम्बिनेशन हो रहा है, हर बैक्टीरिया के लिए अपना अलग रिस्पांस भेजा जाएगा, रिकम्बिनेंट बनाता है यहाँ पे। और रिफाइन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अगर बैक्टीरिया अपना शेप चेंज करके आ रहा है तो फिर हमारा जो एंटीबॉडीज वो भी अपना शेप चेंज कर लेगा। तो ये ओवर टाइम चेंज होता रहता है। लेकिन यहाँ पे फिक्स होता है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता। डेवलप ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एडाप्टिव इम्यूनिटी डेवलप होने में टाइम लगता है और यहाँ पे मेमोरी बन जाती है बेसिकली, और ये मेमोरी बहुत फास्टर होती है। और अगर दोबारा वो एंटीजन वापस से आया तो मेमोरी हमारी बॉडी में होती है, तो उसके बाद फिर हमें टाइम नहीं लगता एंटीबॉडी बनाने में, अगर दोबारा किसी एंटीजन का एक्सपोजर हो रहा है तो, क्योंकि मेमोरी पहले से हमारी बॉडी में बनी हुई है। उसके बाद आता है सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन।
तो जब बेसिकली एंटीजन का एक्सपोजर हुआ तो इन्नेट इम्यूनिटी में कौन कौन से सिक्रेशन होंगे प्रोटीन के, जैसे लाइसोजाइम, कंप्लीमेंट सिस्टम, सी रिएक्टिव प्रोटीन। जैसे कोई भी वायरल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आता है तो सी रिएक्टिव प्रोटीन इंक्रीज हो जाता है, तो ये सी रिएक्टिव प्रोटीन हो गया। डिफेंसिन, साइटोकाइंस, तो ये बेसिकली इन्नेट इम्यूनिटी के पार्ट्स होते हैं। अब एडाप्टिव इम्यूनिटी में साइटोकाइन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स कौन कौन से? IgA हो गया, IgE हो गया, IgD हो गया, IgG हो गया, IgM हो गया। ये 5 तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो बेसिकली एडाप्टिव इम्यूनिटी में रिलीज होते हैं। और साइटोकाइन कॉमन है, यहाँ भी एडाप्टिव इम्यूनिटी में भी होता है और साइटोकाइन जो है इन्नेट इम्यूनिटी में भी होता है। उसके बाद हम बात करते हैं पैथोजन रिकॉग्निशन की। पैथोजन रिकॉग्निशन के लिए हमारे बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? टोल लैग रिसेप्टर। टोल लैग रिसेप्टर का क्या काम होता है? ये पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर होते हैं बेसिकली, कि जो कोई भी एंटीजन अगर हमारी बॉडी में आए तो उस पैथोजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए उसके मॉलिक्यूलर पैटर्न क्या है उसको बेसिकली टोल लैग रिसेप्टर रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। उसके बाद एक्टिवेशन होता है NF कापा बी का। NF कापा बी एक्टिवेट होता है। इससे क्या होता है? बेसिकली साइटोकाइन रिलीज होते हैं। साइटोकाइन के साथ साथ एडिशन मॉलिक्यूल रिलीज होता है। एडिशन मॉलिक्यूल और साइटोकाइन मिला के बेसिकली ये एंटीजन को किल कर देते हैं। एक तो ये पाथवे हो गया NF कापा बी वाला। उसके बाद टोल लैग रिसेप्टर का एक मैकेनिज्म और होता है किल करने का। कौन सा होता है? इंटरफेरॉन गामा। ये इंटरफेरॉन रिलीज करते हैं बेसिकली। इनका एक मैकेनिज्म ये होता है कि इंटरफेरॉन रिलीज करेंगे उससे भी किल कर सकते हैं, और साइटोकाइन और मॉलिक्यूल एडिशन मॉलिक्यूल इंक्रीज करके भी किल कर सकते हैं। तो 2 तरीका होता है इनका किल करने का, लेकिन यहाँ पे एक ही लिखा हुआ है कि लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ NF कापा बी। NF कापा बी बेसिकली इंक्रीज होता है। इससे क्या क्या इससे साइटोकाइन रिलीज होते हैं, साइटोकाइन और एडिशन मॉलिक्यूल रिलीज होता है, उससे फाइनली किल कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, जैसे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहा है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न क्या होता है? लाइपोपॉलीसेकेराइड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है, जो कि बेसिकली पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है। अगर मान लो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर रहा है तो हमारी बॉडी में जो टोल लैग रिसेप्टर क्या रिकॉग्नाइज करेगा? जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में लाइपोपॉलीसेकेराइड होता है, ये लाइपोपॉलीसेकेराइड बेसिकली पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न है, इसको बेसिकली टोल लैग रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करेंगे पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न कौन कौन से हो सकते हैं। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लाइपोपॉलीसेकेराइड है, बैक्टीरिया में फ्लैजिलिन होता है, और वायरस में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है बेसिकली? ये है पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। मतलब जो टोल रिसेप्टर हमारा रिकॉग्नाइज करेगा वो इन्हीं को करेगा। अगर मान लो कि बैक्टीरिया का हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो जो इन्नेट इम्यूनिटी का टोल लैग रिसेप्टर होगा वो बैक्टीरिया की फ्लैजिलिन को रिकॉग्नाइज करेगा। यही होता है पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। और अगर वायरस है तो न्यूक्लिक एसिड होगा, टोल रिसेप्टर न्यूक्लिक एसिड को रिकॉग्नाइज करेगा। और अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो लाइपोपॉलीसेकेराइड को करेगा। ये होता है बेसिकली पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न जो टोल लैग रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करते हैं। पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर जो होते हैं बेसिकली वो यही रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, ये हो गया इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। एडाप्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि मेमोरीज बन जाती हैं। मेमोरीज बनती हैं तो एक्टिवेट क्या होता है? बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। और वो दोबारा अगर वापस उसी सेम बैक्टीरिया का एंटीजन अगर हमारी बॉडी में आता है तो इम्यून रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्गर होता है एंड बहुत जल्दी क्विक इम्यून रिस्पॉन्स होता है। एडाप्टिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स डिक्रीज विद द एज इम्यूनोसेंस, मतलब कि एडाप्टिव इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स धीरे धीरे कम होने लगता है एज के हिसाब से। एज अगर जैसे 80 साल का बंदा है उसमें इम्यूनिटी बहुत कम पाई जाएगी एज़ कम्पेयर टू 25 साल 30 साल। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे एडाप्टिव इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स जो होता है वो कम हो जाता है। इसी को हम कहते हैं इम्यूनोसेनेसेंस। तो ये हो गया बेसिकली इन्नेट इम्यूनिटी और एडाप्टिव इम्यूनिटी में डिफरेंस क्या क्या होता है।